हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस में। और मैं क्रांति सर आपके लिए आज फिर एक सीरीज की एक कड़ी लेके आया हूं जिसमें पर्यावरण संबंधित संगठन, स्थान और उसके अधिनियम से संबंधित मैं आपको लेक्चर दूंगा। जो लेक्चर है इस टॉपिक में पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा और लास्ट में आपकी तैयारी कैसे हो रही है उसका क्रियान्वयन करने के लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण संबंधित संगठन, संस्थान और अधिनियम से संबंधित आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। हम पहले उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके पश्चात लास्ट में आपको इसका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया जाएगा। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस पर पहले एक पॉइंट कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के बारे में जानेंगे। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी आप जानते हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। फिर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जो इस पर्यावरण अधिनियम 1986 से ही संबंधित कहीं ना कहीं ये दिखाई देते हैं। और लास्ट में हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चर्चा करेंगे। और जब इन सब टॉपिक का डिटेल आपको दे दिया जाएगा तो लास्ट में इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए गए हैं स्वराज आईएएस के द्वारा, ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरीके से इनका क्रियान्वयन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ताकि आगामी परीक्षा को लेकर के आपकी कहीं भी जो तैयारी है उसमें चूक ना हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे लेक्चर को लेकर के। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आज है वो है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे इंग्लिश में इन शॉर्ट नीरी आप कहते हो। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये जो नीरी है या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, यह किसके अंतर्गत कार्य करती है और ये क्या है। तो अगर हम बात करें तो आपने एक CSIR सुना होगा, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बस इसी को ही आप हिंदी में कहते हो कि यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक, CSIR, जिसके अंतर्गत जो नीरी है वह एक शोध संगठन के तौर पर कार्य करती है। आप ये याद रखोगे पहला पॉइंट। तो क्यों? क्योंकि आपके पास प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि नीरी से संबंधित कौन कौन से वाक्य सत्य नहीं है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से वाक्य से संबंधित सत्य है या कौन से आंकड़े से संबंधित सत्य है। तो पहले हम डिटेल पूरा पढ़ लेते हैं और तत्पश्चात हम अंत में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो आपको जानना होगा कि इस नीरी की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई। तो आप वर्ष याद रखोगे। नीरी की स्थापना सर्वप्रथम 1958 में यहां पर दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, ये भी आप याद रखोगे, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और तब ये जो नीरी की स्थापना की गई थी, वो नीरी की स्थापना की गई थी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1958 में महाराष्ट्र के नागपुर में। कुछ वर्ष बीता, 1974 में हम पहुंचे और जब हम 1974 में पहुंचे तो इसी का ही नाम को परिवर्तित किया गया और आज जो वर्तमान में चल रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे इन शॉर्ट नीरी कहा जाता है, वह नाम किया गया। अब आपके लिए एक और बात जानने योग्य है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखेंगे यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यही नीरी का अगर कार्य संबंधित अगर आपसे प्रश्न कर दें तो कार्य भी आपको पता होना चाहिए। कार्य को लेकर के विशेष तौर पे आप याद रखोगे वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान तथा इससे संबंधित जो बीमारी है, औद्योगिक प्रदूषण है, उनकी रोकथाम करने का इसका प्रमुख उद्देश्य एक कार्य दिखाई देता है। बात करें इसी नीरी की तो हमें इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिखाई देते हैं और जो 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं वो नाम आपको याद रखना है और वो सब के सब एक मेट्रो स्टेशन के तौर पर है। काफी आसान है तो नाम आप याद रख लोगे, जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, ये 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है जो आपको याद रखना है, वो इस पॉइंट में किया गया है। विद्यार्थियों देखियो, मैं आप सभी के लिए एक सूचना यहां पर दे देता हूं कि आप लोगों को वीडियो की ये स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें कमेंट करिए,
आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप नंबर में हमारे ये जो वीडियो लेक्चर है इसका पीडीएफ एज इट इज भेज दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मदद मिलेगा। करना क्या है, सिर्फ आपको एक कमेंट करना है कि सर आई वांट दिस पीडीएफ, और हम आपको स्वराज आईएएस की तरफ से आने वाले सभी लेक्चर्स, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के बल्कि रेस्पेक्टेड जितने भी टीचर्स हैं जो भी अपने लेक्चर्स दे रहे हैं उन सब का पीडीएफ, यहां तक कि क्लास का भी डेली पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा यदि आप चाहते हो तो। द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू हैव अ कमेंट फ्रॉम योर साइड टू अस, बस एक कमेंट दीजिएगा। हाँ, अगर आप पर्सनल करना चाहो तो आप मेरा भी नंबर नोट कर सकते हो, 9584895611। ये क्रांति सर नाम है मेरा और ये मेरा नंबर है। आप मुझे भी पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपको यहां पर डेटा चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लेक्चर की ओर। तो ये तो था नीरी से संबंधित बात। अब दूसरा जो हमारे पास संगठन दिखाई देता है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ये हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण क्या है, किस अधिनियम के तहत इसे लाया गया और किस वर्ष में लाया गया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अधिनियम आप याद रखोगे और वर्ष वो है 1997 का। तो 1997 में जिस अधिनियम के तहत लाया गया उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, केंद्र सरकार के द्वारा ये लाया गया है। और ये किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो नोडल मंत्रालय जिसने इसकी स्थापना किया है वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तीसरा, इस राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित बात आपको ये याद रखना है, जिसे हम इन शॉर्ट इंग्लिश में NEAA भी कहते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, जैसे कि अगर किसी प्रकार का कोई उद्योग डाला जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया को लेकर के अगर उनका संचालन करते वक्त किसी प्रकार से पर्यावरणीय नुकसान पहुंच रहा है तो उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो नीरी है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, यह कार्य करती है। अब कैसा कार्य करती है अगर बात किया जाए तो उससे पूर्व मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यही जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, माफ करिए मैं नीरी कह दिया था, NEEA ये है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का वर्ष 2010 में नाम परिवर्तित किया गया है, जिसे आज आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हो, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे इसके बारे में। चलिए अब हमको जानना होगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो वर्ष 2010 में नाम परिवर्तित करके आया, यह इसका उद्देश्य क्या है। जब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पर्यावरण संबंधित किसी भी जो मामले होती है उनकी त्वरित सुनवाई के काम ये करेगा। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है और उन्हें एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए, तो पर्यावरण संबंधित कुछ मामलों का तहकीकात किया जाएगा और अगर पर्यावरण नुकसान वहां पर हो रहा है और या फिर किसी प्रकार से जनता के द्वारा अगर कोई केस किया जाता है तो उनकी सुनवाई ये करेगा। तो इसका दूसरा कार्य यह दिखाई दे रहा है कि अगर ये सुनवाई कर रहा है मामलों से संबंधित कौन से पर्यावरण के, तो आप देखिए उच्च न्यायालयों के मुकदमों का जो भार है उसको भी ये कहीं ना कहीं कम कर देता है। अन्यथा ये किसे देखना पड़ेगा? उच्च न्यायालय को देखना पड़ेगा। तो आपके पास जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 का है, ये इस तरीके से हेल्प करता है पर्यावरण संबंधित मामलों को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अभी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये खुद में बहुत व्यापक है। ये इतना व्यापक है कि हम इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे आप कहते हो छाता विधान। अब छाता विधान क्या है, विद्यार्थियों को यह जानना जरूरी है। छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, आप प्रमुख तौर पर दो अधिनियम को याद रखिए। एक तो है 1974 का, जिसे हम जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के नाम से जानते हैं, और एक 1981 का जिसे हम वायु रोकथाम और नियंत्रण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं वैसे ही प्रावधान हमें इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कोऑर्डिनेशन बना करके ये कार्य करते हैं और केंद्र सरकार यहाँ पे प्रमुख तौर पर वर्क करता हुआ हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो इतना व्यापक है उसे क्या कहा गया है, छाता विधान। ये आप याद रखोगे। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम इसी को ही। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक बात और याद रखिएगा कि जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया वो किसका आउटकम है। तो याद रखिएगा वर्ष 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था और उसी स्टॉकहोम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है उसी का ही ये एक आउटकम हमें दिखाई देता है। वहां पे जो निर्णय लिए गए थे उन्हीं निर्णयों का क्रियान्वयन करते हुए भारत सरकार के द्वारा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। तो ये कहां से प्रेरित है? अगर संवैधानिक अनुच्छेद को लेकर के अगर प्रश्न करें तो आप याद रखोगे संवैधानिक अनुच्छेद 253 आपके पास यहां दिखाई देता है और ये स्पेशली अटैच किया गया है जब मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। ये आप जानते हो, जहरीली गैस फैल जाने की वजह से एक कंपनी में, वो आप जानते हो यूनियन कार्बाइड का नाम आपने सुना होगा, जिसकी वजह से वहां पे आज भी उसके प्रकोप दिखाई देते हैं उन लोगों में। तो उससे इस प्रकार की ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के 253 के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना है। अगर बाय द वे आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन कर दें कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, मान लीजिए अगर उद्देश्य को लेकर के पूछ दे तो उद्देश्य को लेकर के याद रखिएगा पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार तथा संरक्षण और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हमें इसका एक उद्देश्य दिखाई देता है। ठीक, तो इस फैक्ट को आप याद रखिए। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए और हमारी संस्था के द्वारा आपको यह पीडीएफ निःशुल्क भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप में। चलिए बढ़ते हम हमारे अगले टॉपिक की ओर। और ये टॉपिक पूरी तरीके से समझाने के बाद आपको लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे इन्हीं टॉपिक से संबंधित, ताकि आप यह समझ सको कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे एग्जाम में प्रश्न कर सकता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नेक्स्ट है जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसका गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो वर्ष आप याद रखोगे 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था उसी के तहत इसका गठन हमको करते हुए दिखाई दिया जाता है। अगर नोडल मंत्रालय की बात किया जाए, इसकी मेन मंत्रालय कौन है, तो आप याद रखोगे इस समिति को जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। क्या कहा मैंने? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। अगर बात करें इसके कार्य की तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है अनुवांशिक रूप से जो संशोधित सूक्ष्म जीव और उत्पाद है जो कृषि में उपयोग को में काम आ सकते हैं उसको स्वीकृति प्रदान करना। साथ ही साथ यही जेनेटिकली इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति या अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का एक और कार्य अगर आप देखोगे, पहले का अगर आपने कभी न्यूज पढ़ा होगा तो जो बीटी कॉटन है उनको भी इन्हीं ने ही अनुमोदन किया था जो आज भारत में लगाया जा रहा है। अब यह जो समिति है अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित भारत का एक सर्वोच्च नियामक है, ये आप याद रखोगे। इसी अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम परिवर्तित किया गया वर्ष 2010 में और नाम परिवर्तन करके जो नया रखा गया वो अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, ये आप याद रखोगे। अब आपको किस नाम से दिखाई दे रही है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। ऐसे ही हमारे पास एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाई देता है पर्यावरण संबंधित, वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 का। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इसका गठन कब किया गया। जैसे कि वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है 1974, तो आप याद रखोगे 1974। तो किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। बात करें इसके मुख्य कार्यों की तो जल अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण
अधिनियम 1981 के अनुसार नदियों, कुओं की स्वच्छता बनाए रखना और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना इस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 का एक विशेष कार्य हमें दिखाई देता है। इन कार्यों को आप जरूर याद रखा करो। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन वो एज इट इज दे देता है। हो सकता है वो आपको ऐसा पूछ दे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है, और वो एक कार्य दे देगा। अगर ये कार्य सत्य है तो आप सत्य दोगे, अगर इसमें किसी प्रकार का टेस्ट कर देता है तो आप पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा। इसलिए आपको ये पूरा डिटेल दिया जा रहा है। इस डिटेल को आप विशेष तौर पर जानिए, समझिए और सुनिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न की। जो कुछ अभी आपको पढ़ाया गया उससे संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो मैंने सीधा सीधा बताया था, इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहां की गई? नागपुर में। देखिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और हम किस तरीके से एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, एक विषय को पढ़ाते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए दूसरे प्रश्न की ओर, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया? मैंने इतने बार इसे बता दिया हूं, आपको इजीली रटा गया होगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम एनजीटी कहते हैं, वर्ष 2010 में नाम लाया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया? तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2010। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। NEEA से क्या आशय है? तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। इसका डिटेल अभी आपको दिया जा चुका है, पीडीएफ में आप ले लीजिएगा, जो आपके काफी काम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, यहां देखें। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन माफ करिए, निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? 4 आपके पास पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है, सीधा सीधा आप याद रखोगे, वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आया था। अभी आपको इसका पूरा डिटेल दिया जा चुका है। सो व्हाई आर यू वरी अबाउट इट? जस्ट हैव अ वीडियो लेक्चर्स, आप उसके गो थ्रू होइए, आपसे प्रश्न आराम से बन जाएंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न। देखिए क्या है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, कथन दिया गया, कारण दिया गया। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में कौन एक सही है? 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, कथन के लिए ए और कारण के लिए आर। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। चलिए अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मैंने कई बार इससे पहले भी बता चुका हूं आपको कि हम एलिमिनेशन राउंड में अगर जाते हैं तो हमको हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो 100% श्योरिटी के साथ दिखाई देता है। तो चलिए हम एलिमिनेशन राउंड में अपनाएंगे। दूसरा आप याद रखिएगा, जब कभी ऐसे कथन और कारण का प्रश्न आए तो आप हमेशा सेंटर में क्योंकि लगा दो या बिकॉज लगा दो। अंग्रेजी में बिकॉज और हिंदी में आप उसे क्या कहते हो? क्योंकि। चलिए पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। अब भाई ये स्टेटमेंट या फिर कथन सही है कि नहीं कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है? तो बिल्कुल बात सही है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल बात सही है। अगर बाय द वे जलवायु में मान लीजिए अगर वैश्विक तापमान बढ़ जाए, टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाए, तो ऐसी वनस्पति जो ठंडी जगह पे होती है, जैसे टुंड्रा स्थान पर शंकुधारी वन अगर वहां पे मिल रहे हैं आपके पास, या टुंड्रा वनस्पति आपके पास मिल रही है, एकाएक वहां पर अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, ग्लेशियर मेल्ट होने लग जाए, तो वो वन वहां पे नहीं दिखाई देगा। ऐसी ताप पर आधारित और आपके पास कई दिखाई देंगे वनस्पति, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके पास कटीली झाड़ियां मिलेगी जो जलवायु को प्रदर्शित वहां पर कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और अगर कथन सही है तो चलिए हम एलिमिनेशन राउंड में चलते हैं। कथन सही है मतलब डी तो आप वैसे ही गलत कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ए गलत है बोल रहा है। अब आप ए, बी और सी में से कोई एक आपका आंसर होगा। क्योंकि हम लगाते हैं
क्योंकि लगाने से पहले हम कथन को भी पढ़ लेते हैं। क्या कथन सही है, माफ करिए, कारण सही है या नहीं। कारण बोल रहा है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जलप्रिय पौधे मतलब कि एक्वाटिक प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब उन पादपों की बात कर रहे हैं जो जलों में उगते हैं। ये कह रहे हैं कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। भाई जो जलप्रिय पौधे होते हैं वो वाकई में ऐसे ही स्थान पर पाए जाते हैं जहां पे प्राकृतिक तौर पर वहां की जो जलवायु वो आर्द्रता से भरी होती है। तो कारण भी आपका सही दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सही स्टेटमेंट सही है तो देखिए आप किसको काट दीजिए, आप सी को काट दीजिए। क्यों? ए सही है किंतु आर गलत है बोल रहा है। देखिए एलिमिनेशन राउंड आपके लिए कितना आसान करता है चीजों को। अब दो में से हम किसे चुने, क्योंकि यहां दोनों में ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही बोल रहा है, मगर एक में बोलता है आर जो है एक ही स्पष्टीकरण करता है और दूसरे में आर एक ही स्पष्टीकरण नहीं करता। ये जानने के लिए आप बिकॉज लगा दीजिए या क्योंकि। अब इसको एक साथ पढ़िए। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कथन को कारण बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, इसलिए अब आप बी को कैंसिल करोगे और ए के साथ जाओगे और ये है तरीका करेक्ट आंसर चुनने का, जिसे हम एलिमिनेशन राउंड कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स को और देखना चाहते हो स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो आप कमेंट करके हमारे साथ जुड़े रहिए और पीडीएफ के लिए हमें कमेंट करिए। आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको तुरंत पीडीएफ करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।